दोस्तों हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो आज क्विज था 15 क्वेश्चंस का, उसका मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वीडियो लाया हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन, एसेट्स वेरी इजीली कन्वर्टेबल इन कैश और लिक्विड एसेट्स। पीरियोडिक राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल इज एसेट इज कॉल्ड amortization। जैसे टेंजिबल फिजिकल एसेट्स के लिए डिप्रिसिएशन होता है, वैसे इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल के लिए amortization होता है। क्वेश्चन नंबर 3, a financial audit is intended to give a reasonable assurance। तो क्वेश्चन नंबर 4, अगर ओपनिंग कैपिटल 10,000 है और क्लोजिंग कैपिटल 15,000 है, इसका मतलब 5,000 का इजाफा हुआ है, तो प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज़ आपका आंसर बनेगा। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंपनी के लिए एक प्रॉफिट है, और देयरफॉर ये जो पार्टनर के लिए एक एक्सपेंस है, देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का दूसरा नाम पार्टनरशिप डीड होता है। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों फॉर्म्स में आ सकता है, रिटन और ओरल एग्रीमेंट, दोनों वैलिड है एज फार एज लॉ इज कंसर्न। कौन सा स्टेटमेंट बैंक रिकन्सिलिएशन को अफेक्ट नहीं करता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9, जब डिपॉजिट की लेकिन ये क्लियर नहीं हुई एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अनक्रेडिटेड चेक। अनकलेक्टेड चेक इज ऑल्सो नोन एज, इसका आंसर इसने यहाँ पे अनक्लियर चेक दिया है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। इसको आउटस्टेशन चेक भी बोलते हैं, अनक्लियर चेक भी। ये इसमें आंसर का थोड़ा शफलिंग हो गई है ऑप्शंस की, उस वजह से, टेक्निकल एरर की वजह से। A bank reconciliation statement is prepared by accountant of the business. तो which of the following is an asset account? Prepaid insurance, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये अटक गया है। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, बहुत सारे जिन्होंने ये टेस्ट जो अपियर हुए इस मॉक टेस्ट में, तो उनकी ये कंप्लेंट थी कि ये जो है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हो रहा है। जो आपके बीच में अगर आपका लैप हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है, कभी कभी लैप्स कर जाती है, उसकी वजह से टेलीग्राम इज़ वेरी सेंसिटिव टू दीज डिस्टर्बेंसेस इन दीज वेव्स। सो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, आसान भाषा में बोले तो, ये वहाँ से ही, टेलीग्राम से इशू है, हमारा इशू नहीं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की आज की, जो एसेट्स वेरी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। जो फ्रेशर्स होंगे, उन्होंने इसका आंसर क्या लिखा होगा? उन्होंने इसका आंसर लिखा होगा करंट एसेट्स। एक तरीके से देखा जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन करंट एसेट सारे एसेट होते हैं, लेकिन लिक्विड एसेट्स सारे वो एसेट होते हैं जो विदाउट स्टॉक या विदाउट गुड्स एंड विदाउट डेटर्स। करंट एसेट्स, ऑल करंट एसेट्स माइनस डेटर्स एंड स्टॉक इज इक्वल लिक्विड एसेट्स। तो इनको बोलते हैं वेरी वेरी कन्वर्टेबल, यानी कि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं, ये बहुत जल्द इनको बहुत जल्द हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पीरियडिक राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, देखिए, अब हमने पढ़ा है कि एसेट डेप्रिशिएट, अगर हमारे पास कोई मोटर कार है, सपोज हमने 10 लाख रुपए में खरीदी हो इस साल 2021 में, तो हमारी डेप्रिसिएशन कहती है कि जो वहाँ पे उसके जो हमारे डेप्रिसिएशन के रूल्स हैं, इनकम टैक्स रूल्स हैं, उसके हिसाब से वो 5 साल उसकी लाइफ है। तो 5 साल में वो, अगर हमने वो सपोज 1 लाख रुपए की हमने वो ली गाड़ी, 5 साल में वो उसकी लाइफ हर साल लेके 20-20 हज़ार में डेप्रिशिएट होती रहेगी। इसी तरह से एक कंपनी की एक ब्रांड इमेज होती है, एक गुडविल होती है, एक रेपुटेशन होती है, एक ब्रांड वैल्यू होती है, एक ब्रांड इक्विटी होती है, एक नाम होता है उस बिज़नेस का मार्केट में, वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो जाती है। जैसे अगर हम बात करेंगे, आज से 2-3 साल पहले टाटा साल्ट हमारे मार्केट में था, बहुत ही नंबर 1 साल्ट। सब लोग उसके 15 रुपये दे रहे थे, बाकी जो हमारे वहाँ पे साल्ट थे उनके मार्केट में, बाकी जो लोकल ब्रांड्स थे उनके 10 रुपये ही देते थे। तो 5 रुपये जो कास्ट था, वो गुडविल का कास्ट था, वो उनकी ब्रांड इमेज का कॉस्ट था। तो धीरे धीरे जैसे ही कॉम्पिटिटर्स आने लगे बिजनेस में, तो उन्होंने उससे भी अच्छा ट्रिपल रिफाइंड नमक लाने की, मतलब लाए वगैरह वगैरह, तो उन्होंने टाटा साल्ट की गुडविल को
वो न्यूट्रलाइज कर दिया। तो टाटा साल की जो गुडविल है, इमेज है जो है, वो धीरे धीरे हर साल 10-5% कम होती गई। तो इसी को कहते हैं एमोर्टाइजेशन, राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है? हम हर एक कंपनी फाइनल अकाउंट्स बनाती है। क्यों बनाती है? डिफरेंट अकाउंटिंग यूजर्स जो होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, लेंडर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि वो तभी लैंड करेंगे जब बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा होगा। और गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है कंपनी पे, तो उसको जानना है कि इसने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो उसके लिए एक ऑडिट कराना पड़ता है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ता है कंपनी को, जो कि लॉ की एक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर कंपनी जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वहाँ पे फेक प्रॉफिट दिखाएगी, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स करेगी, तो वो टैक्स कम देंगी। लेकिन क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट बाहर से लाते हैं, यूजुअली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसको बुलाते हैं, वो ऑडिट करता है, एग्जामिनेशन करता है कि जो इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है क्या वो बोनाफाइड तरीके में वो बनाई है, क्या वो उन्होंने रीजनेबल मतलब जो भी लॉ है उनके हिसाब से बनाई है या नहीं। तो वो जो हमारा ऑडिट है वो हमें सिर्फ एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। कोई क्वालिफाइड, कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता है। क्वालिफाइड या एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब, एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब 100% राइट कि हाँ, अकाउंटेंट ये कभी नहीं बोल सकता, जो हमारा था चार्टर्ड अकाउंटेंट, की ये बुक्स 100% वो कभी नहीं बोल सकती ये गलत है या ये ठीक है। वो सिर्फ एक रीजनेबल एश्योरेंस हमें दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, इफ ओपनिंग कैपिटल इज 10,000। देखिए भाई, अगर हमने बिजनेस में 10,000 रुपये साल के पहले महीने के पहले दिन लगाया, और फिर हमने 31 मार्च 2000, सपोज जो भी साल है 2021, हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखा, तो वहाँ पे हमारा जो कैपिटल है ये 15,000 हो चुका है। तो कैपिटल कैसे 15,000 हो गया? हमें पता है कि जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमारी प्रॉफिट हो जाती है, तो वो हम ऐड कर देते हैं किसको? कैपिटल को। तो ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक इनकम है, और जो एक पार्टनर के लिए एक एक्सपेंस है। आप बताएंगे कैसे? अभी पार्टनरशिप, एक बिजनेस, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उनके पास से देयर आर 2 पार्टनर्स A एंड B। तो B ने एक कैपिटल, दे आर इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो B ने सपोज 10,000 1 लाख का ये इन्वेस्टमेंट किया है। तो जब उसने इस दौरान अकाउंटिंग पीरियड के दौरान उसने सपोज 20,000 रुपीज़ विड्रॉ किए कैपिटल में से, तो उसको उस पर एक सर्टन अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, चार्ज हो जाएगा। तो वो क्या होगा, वो जो उसका कैपिटल अकाउंट है उसमें से डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि हमें पता है जो कैपिटल अकाउंट है ये क्या होता है, इसकी नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होती है, यानी कि ये क्रेडिट से बढ़ता है। तो कैपिटल कम कब हो जाएगा? जब ड्राइंग हो जाएगी। जब ड्राइंग हो जाएगी और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा तो वो कैपिटल को कम करेगा। और हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा ड्राइंग से। तो दैट इज़ वाई वी डेबिट द पार्टनर्स करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट कुछ नहीं है। करंट अकाउंट एक, अब मानिए, एक एक्सटेंशन होता है एक कैपिटल अकाउंट का। There are 2 types of capital accounts. One is fixed capital account, another is current capital account. फिक्स्ड में हमेशा वो सेम रहता है, उसमें कोई जब तक ना हम कोई इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल करें तब तक उसमें चेंज नहीं होती है। जो भी इस साल में कोई कैपिटल के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है वो हम करंट अकाउंट में मतलब मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को सीधा सा दूसरा नाम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन, कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, ये फैक्चुअल है। व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप एग्रीमेंट? पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक रिटन एग्रीमेंट, एक पार्टनरशिप डीड को हम मतलब जन्म दे, क्रिएट करें। हमें कोई एफिडेविट या कोई टर्म्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट करने की रिटन फॉर्म में ज़रूरत नहीं है। अगर हम सपोज ऑरली ऐसी बातें बोले कि
आपस में एक एग्रीमेंट करें कि हम एक फला बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमारा बिजनेस ये रहेगा वो रहेगा, वो भी इक्वली वैलिड है एज कंपेयर टू an agreement that is done in a verbal form, written form, sorry. Which of the following would not affect bank reconciliation? देखिए बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है, क्या कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ जाती है उनके टोटल्स में, हालांकि वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो टैली करने चाहिए। क्यों डिफरेंसेस आ जाती है? क्योंकि टाइमिंग की वजह से, एरर्स की वजह से, और देयर आर सम अदर रीजंस की वजह से वो टैली नहीं कर पाते। डिसऑनर्ड चेक, आपने कैश बुक में लिख दिया 5,000 रुपये, जो आपने एक चेक रिसीव की कस्टमर से आपने लिख दिया, वहाँ पे कैश बुक में 5,000 रुपये आपने ऐड कर दिए, इंक्रीज कर दिए बैलेंस, तो वही चेक आपने फिर बैंक में मतलब भेज दी कि ये मतलब वहाँ से आप डिपॉजिट करेंगे तो बैंक भी डिपॉजिट कर, लेकिन वहाँ से वो डिसऑनर हो गई। लेकिन यहाँ से आपने बैलेंस उठाई हुई है, मतलब बैलेंस आपने ऐड की हुई है कैश बुक में, तो वहाँ से लेकिन डिसऑनर हो गई चेक, यानी कि वो पासबुक में वो क्रेडिट नहीं होगी, तो इसका मतलब मिसमैच हो जाएगा। तो इससे भी बैलेंस शीट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का को फर्क पड़ेगा। बैंक रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड है यहाँ पे, तो इससे भी होगा, क्योंकि बैंक ने सपोज इंटरेस्ट चार्ज किया आपके डिफरेंट सर्विसेज पे। सपोज बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है, ऑनलाइन देता है, ऑफलाइन देता है, उस पर उसने कुछ एक कॉस्ट लगाया, जैसे एटीएम चार्जेस वगैरह वगैरह, ट्रांजैक्शन चार्जेस, वहाँ पे पासबुक पे उसने वो चार्जेस रिकॉर्ड की बैंक ने, पासबुक में डिडक्ट की बैलेंस, लेकिन आपको पता नहीं है और आपने यहाँ पे कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं की, तो इसका मतलब मिसमैच हो गया। जो कैश बुक है वो बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है, और जो है क्या बोलते हैं उसको, पासबुक है, वो बैलेंस कम दिखा रहा है, तो ये भी अफेक्ट करेगा। चेक नॉट प्रेजेंटेड, अच्छा आपने चेक क्या किया, आपने चेक लिया लेकिन आपने ये प्रेजेंट नहीं किया, आपने चेक रिकॉर्ड किया, चेक का वैल्यू जो आपने कस्टमर से चेक ली उसमें वो आपने अपने कैश बुक में इंक्रीज रिकॉर्ड किया, लेकिन वो वहाँ पे जो आप है अभी बैंक में नहीं गए आप, तो यहाँ पे आपका कैश बुक का बैलेंस ऊपर हो गया, लेकिन वहाँ का पासबुक पे जो बैलेंस है वो वही का वही रह गया, तो यहाँ भी ये अफेक्ट करेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है होता है, जैसे कि हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की, वो कंसिडर ही नहीं होता है। जैसे कि आपके ट्रेडर ने आपको 1 लाख का सामान जो है उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, आपको सिर्फ 90,000 का वो सामान दिया, तो उसका मेंशन ही नहीं होता है जनरल एंट्री में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इसकी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होती है डिस्काउंट रिसीव। हालांकि हम कैश बुक में डिस्काउंट रिसीव की बात करते हैं, वहाँ पे हम डिस्काउंट रिसीव्ड लिखते हैं, तो कौन सा डिस्काउंट लिखते हैं, हम लिखते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट अलाउड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमें मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है, वो हमें किस टाइम मिलता है, वो हमें परचेजेस के टाइम मिलता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड वो हम कैश बुक में उसका अलग कॉलम पड़ता है, तो जब उसका अलग कॉलम पड़ता है डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड का, तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में सिर्फ 2 कॉलम्स को लेते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। डिस्काउंट कॉलम को हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई इट इज नॉट रेलेवेंट, देयरफॉर दिस इज द आंसर। एक चेक को हमने डिपॉजिट किया बैंक में, बट बैंक ने इसको प्रोसेस नहीं किया, इसको क्रेडिट नहीं किया एट द एंड ऑफ द, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम सीधे से बोलते हैं अनक्रेडिटेड चेक। इसमें सीधा कोई मतलब ये सिंपल वर्ड से आप जान सकते हैं, जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है, इसको अनक्रेडिटेड चेक। अनकलेक्टेड चेक इज ऑल्सो नोन एज, इसको यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे इसका जो आंसर है अनकलेक्टेड चेक को हम बोलते हैं अनक्लियर चेक, और बोथ बी एंड सी आउट स्टेशन चेक। ये करेक्शन आप प्लीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख के देखिए, आप नोट कर लीजिए कि अनक्लियर चेक और आउट स्टेशन चेक को ही अनकलेक्टेड चेक जो है तीसरा नाम बोलते हैं। A bank reconciliation statement is prepared by accountant or the business। सीधी सी बैंक रिकन्सिलिएशन कौन बनाएगा, जो कैश बुक प्रिपेयर कर रहा है। कैश बुक कौन प्रिपेयर कर रहा है, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस। और बैंक के लिए वो बिजनेस क्या है, कस्टमर। कभी कभी आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिया होगा कस्टमर, तो आपको लिखना है कस्टमर, ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट अकाउंट। जैसे भी आपको मैंने लेक्चर में बोला हुआ है कि
कोई भी अकाउंट अगर क्वालिफाई हो जाएगा, इसका एक सफिक्स लगेगा या एक प्रोफिक्स लगेगा एक वर्ड के फॉर्म में, तो वो या तो एक वो तो या आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है या एसेट, डिपेंडिंग अपॉन जो आगे वाला वर्ड है। जो यहाँ पे इंश्योरेंस हमारे लिए रेगुलरली क्या है, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो ये एक एक्सपेंस है। लेकिन अगर आपका प्रीपेड आपने इंश्योरेंस भरा है, वो इंश्योरेंस जिसका अभी आपको कवर नहीं मिला है, तो ये बिजनेस में बैलेंस शीट में एसेट दिखाते हैं हम। अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी है, तो इसको बोलते हैं आपको और एक फैक्ट बताते हैं इसको, इस तरह के जो अकाउंट्स है जिनमें एक क्वालिफाइंग वर्ड होगा, प्रीफिक्स होगा, तो इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी है, अनअर्न्ड रेवेन्यू ये भी लायबिलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 13, अनदर नेम फॉर बैलेंस शीट इज सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इस तरह से अगर हम रिज्यूम करें, यहाँ पे ये नहीं चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, डिस्काउंट अगर आपने रिसीव किया तो ये आपके लिए एक इनकम है, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम इसलिए है क्योंकि हम क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में हम इसको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन, यहाँ पे भी गलत हुआ है। यहाँ पे हमारे जो टेक्नीशियन है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ने उनको इसको लगाया है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इनकम, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है, असली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो ऑल ऑफ दीज है। यहाँ पे उसने गलती से इसको शफल होके टेक्निकल एरर हुआ है, तो पूरा जो है इसको स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकम, अर्निंग्स एंड ऑपरेशंस दे आर more or less the same thing, they mean more or less the same thing, therefore ये मैंने आपको ये किया। और कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ लोगों का जो है स्टक कर गया था ये, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि टेलीग्राम में ऐसा होता रहता है, टेलीग्राम इज़ वेरी ससेप्टेबल टू दिस, और टेलीग्राम में ऐसी प्रॉब्लम, आई होप कि यू विल बेयर विद मी। तो आगे भी जो पिछला वाला जो हमने 30 क्वेश्चंस का टेस्ट था, तो वो भी जो है उसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। फ़िलहाल आप ये देख लीजिए, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो थैंक यू, और आई होप कि यू विल सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड whenever we post a new video you'll get a notification of that, and thank you.